अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे हाथ से मोहब्बत के नॉवल की एपिसोड नंबर लास्ट पार्ट 2, जो कि अबीहा राजपूत की तहरीर है। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग नॉवल। हमजा अनाया के पीछे आया तो वो अपने कमरे में जा रही थी। अनाया कमरे में गई तो हमजा भी फौरन से अनाया के पीछे कमरे में चला गया और दरवाज़ा लॉक कर दिया। हमजा ने अनाया को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और इसके कान में सरगोशी के अंदाज में गुनगुनाने लगा। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। अनाया ने गुस्से से हमजा के हाथों पर थप्पड़ मारा जो कि इसे हसार में लिए हुए थे। ठरकी पर जहां मर्जी शुरू कर दिया करो तुम। छोड़ो मुझे, कोई आ जाएगा कमरे में। अनाया ने खुद को छुड़वाते हुए कहा। ओ हेलो मैडम, ठरकीपन तुम करने कहा देती हो जब से तुम्हारे वो दो शैतान पैदा हुए हैं। उन्होंने जीना हराम किया हुआ है मेरा। तुम्हारी गोद से उतरते ही नहीं है। मैं तो तुमसे बात करने को भी तरसता रहता हूँ। पता है तुम तीनों माँ बेटों ने मुझे किक मार कर अपने कमरे से निकाला हुआ है और मैं और जरदाद बच्चों वाले कमरे में सो रहे हैं। खबरदार, मैं अपने हक में ये नाइंसाफी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। आज के बाद वो दोनों अपने कमरे में सोएंगे। खुदा पनाह है, अभी पिद्दे पिद्दे से है और अभी से मुझे तुम्हारे पास भटकने नहीं देते। अभी भी इनकी थोड़ी देर बाद आवाज आ जाएगी, बाजा शुरू हो जाएगा इनका। उफ अल्लाह, हमजा तुम्हें क्या मसला है मेरे मासूम बच्चों से। हर वक्त तुम्हें इनसे शिकायतें ही रहती हैं। अभी तो वो छोटे छोटे से मासूम बच्चे प्यारे से हैं, तुम अपनी औलाद से भी जेलस होते हो। हद है। ऐसा बाप मैंने पहली दफा देखा है। अरे वो मासूम नहीं, अंदर से पूरे हैं। वो मुझे तुम्हारे पास बैठा देखते नहीं और शुरू हो जाते हैं इनका बाजा। हमजा ने जले दिल से कहा तो अनाया की हंसी निकल गई। हमजा ने घूर कर अनाया को देखा। हाँ, हंस लो जितना मर्जी मेरी बेबसी पर, लेकिन याद रखना अब से मैं इन दो जोकों को इनके कमरे में बेड पर बांध कर आऊंगा, इनके मुंह पर टेप लगाकर, ताकि मुझे मेरी बीवी वापस मिल सके। हमजा अनाया को पकड़कर बेड पर गिर गया। उफ, इतने दिनों के बाद तुम मेरे हाथ आई हो, अब निकल के दिखाओ जरा। हमजा, शर्म कर लो कुछ। अरे वो क्या होती है मैडम, और वैसे भी सुना तो होगा, जिसने शर्म की उसके फूटे करम। हमजा उठो मेरे ऊपर से, मेरा सांस बंद हो रहा है। मोटे कम खाया करो। तुम्हारा सांस तो मैं आज बंद करके ही रहूंगा। तुम जो अब मेरे हाथ नहीं आती ना, तो मैं अपने तरीके से अब तुम्हें सजा दूंगा। हमजा ये बोलकर अनाया के पेट में गुदगुदी करने लगा, जिससे पूरे कमरे में अनाया के कहके गूंजने लगे। हमजा बस कर दो, मर जाऊंगी मैं। अनाया ने हंसी के दौरान बामुश्किल कहा तो हमजा ने करवट बदली और अनाया को खुद पर मुंतकिल किया और इसके बालों की खुशबू में एक गहरा सांस भरा, जबकि अनाया ने हमजा की मखबूल नजरें देकर थूक निकला। हमजा नो, मुझे जाने दो। अरे तुम्हारे लोग की ऐसी की तैसी, और वाह भाई, ये क्या बात हुई, जाने दो। मुश्किल से हाथ आई हो, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत बदतमीज हो तुम हमजा। हाँ, वो तो मैं हूँ और अब बदतमीजी का डेमो भी दिखाऊंगा, हमजा ने अनाया के कंधे पर सरकते हुए कहा और एक हाथ से अनाया की कमर के गिर्द गिरफ्त मजबूत की और फिर वाकई ही कमरे में हमजा की मोहब्बत गूंजने लगी। मॉम, ये आप क्या बोल रही हैं, मेरी रुखसती? पर डैड ने तो मना कर दिया था ना। अब ऐसे कैसे रुखसती हो जाएगी? नेहा को तो समझ नहीं आ रही थी कि इसकी मॉम क्या बोल रही है। इसे लग रहा था जरूर इनको कोई गलतफहमी हुई है। हाँ, मना कर दिया था, लेकिन अब वो मान गए हैं और रुखसती के बाद तुम्हारी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम मूसा के साथ लंदन जा रही हो, वहाँ यूनिवर्सिटी में जाओगी तुम मूसा के साथ। आसिया बेगम कपड़े देख रही थी और साथ सरसरी अंदाज में नेहा को भी बता रही थी। बस कर दे मोम, मैं ये रुखसती नहीं करूंगी। नेहा के चीख कर कहने पर आसिया बेगम ने हैरानगी से नेहा को देखा। सानिया भी परेशान हो गई नेहा का रद्द अमल देखकर। ये क्या बकवास कर रही हो तुम नेहा, कैसे बदतमीजी से बात कर रही हो? आसिया बेगम ने गुस्से से नेहा को देखते हुए कहा, जिसका चेहरा सुर्ख हो गया था और आंखों में नमी थी। मॉम, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मैं ये रुखसती नहीं करूंगी, ना आज और ना ही कल।
बल्कि मैंने मूसा को बोल दिया है कि वो मुझे तलाक दे दे। चटा। आसिया बेगम ने एक जोरदार थप्पड़ नेहा के मुंह पर मारा कि सालिया की चीख निकल गई। इसने जल्दी से अपने मुंह के आगे हाथ रख लिया, जबकि नेहा ने शौक न होकर आसिया बेगम की तरफ देखा, जिन्होंने थप्पड़ तो बहुत दूर कभी एक फूल तक अपनी बेटियों को नहीं मारा था। हम हमेशा तुम्हारी गलतियां दरगुजर करते रहे कि तुम छोटी हो और वक्त के साथ साथ तुम्हें अकल आ जाएगी, लेकिन तुम इतनी खुदसर निकलोगी ये हमने कभी नहीं सोचा था। निकाह को खेल या मजाक समझ लिया है क्या तुमने कि जब जी चाहा निकाह कर लिया और जब जी चाहा तलाक मांग ली। मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ, ये ना हो कि आज मैं तुम्हारी जान ले लो और रुखसती की तैयारी पकड़ो। अब तुम्हारी रुखसती नागुरेज हो चुकी है, और अगर तुमने ये शादी नहीं करी तो भूल जाना कि तुम्हारे माँ बाप भी कोई थे। फिर चाहे जो मर्जी करना, हमारी तरफ से हम तुम्हारे किसी मामले में नहीं बोलेंगे, बल्कि तुमसे अपना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर लेंगे। आसिया बेगम गुस्से से हाँफने लगी तो सानिया जल्दी से आगे बढ़ी, इनको बेड पर बिठाया और इनके लिए पानी लेने चली गई। नेहा आसिया बेगम की तरफ बढ़ने लगी। खबरदार, जो मेरे करीब आई, कहा ना मैंने कि दफा हो जाओ। नेहा वही रुक गई। तब तक सानिया भी पानी ले आई और आसिया बेगम का बीपी चेक करने लगी। नेहा रोते हुए भागकर अपने कमरे में चली गई। अनाया और हमजा, जो कि शोर सुनकर बाहर आए थे, वो भी इस सिचुएशन पर परेशान हो गए। अनाया जल्दी से आसिया बेगम के पास आई, जिनकी तबीयत खराब हो गई थी। नेहा अपने कमरे में आकर बेड पर औंधे मुंह गिरकर सिसकियों से रोने लगी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी मूसा, कभी भी नहीं। गुनहगार आप हैं और सबकी नजरों में गुनहगार मुझे बना दिया है। नफरत है मुझे आपसे, आपने मेरे रिश्तों को मुझसे मुतफिर कर दिया है। नेहा ने अपने गाल पर हाथ रखा, जो कि अभी तक जल रहा था थप्पड़ लगने की वजह से। एक दफा फिर से वो जारों के तार रोने लगी। आसिया बेगम के अल्फाज कानों में गूंजने लगे। इसने मूसा का नंबर डायल किया, जो कि दूसरी ही बेल पर फोन रिसीव कर लिया गया। मैं रुखसती के लिए तैयार हूँ और मुबारक हो, आपकी जिद जीत गई है और मैं हार गई। पर ये याद रखिएगा, मैं जिंदगी में कभी आपको मुआफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। आप मेरी नजरों से गिर गए हैं हमेशा हमेशा के लिए। काश आप मेरी जिंदगी में ना आए होते तो आज मैं इस हाल में ना होती। नेहा की नम आवाज सुनकर मूसा बेचैन हो गया। क्या हो गया है नेहा? किसी ने कुछ कहा है क्या? तुम रो क्यों रही हो? मैं जीऊँ या मरूँ, आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और आप जैसे दोगले, बेवफ़ा और बेहिस इंसान से मुझे किसी किस्म की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि आप तो मुझे ऐसे देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे, क्योंकि मुझे झुकाना जो चाहते थे। जाएँ और अपनी जीत की खुशी मनाएँ, क्योंकि आप जैसे मर्दों को जगह-जगह मुँह मारने की आदत होती है, और मुझे भी इस्तेमाल किए बगैर तो आप छोड़ेंगे नहीं। जबकि नेहा की बात पर दूसरी तरफ मूसा गुस्से से दहाड़ा था। जस्ट शट अप नेहा, तुम जानती भी हो क्या बकवास कर रही हो। इतने घटिया अल्फाज बोलना तो दूर, तुम सोच भी कैसे सकती हो। इतनी बदगुमानी। नेहा बीबी, आज तुम्हारा वक्त है, बोल लो जो बोलना है, लेकिन ये याद रखना कि जिस दिन मेरी बेगुनाही पर तुम्हें यकीन आ गया, उस दिन मैं तुम्हें मुआफ नहीं करूंगा। अभी कर लो तुम जो करना चाहती हो, लेकिन इतना ही करना जितना तुम बदले में सह सको। आज तुम मुझ पर रहम नहीं कर रही, फिर मैं नहीं करूंगा। मूसा ने ये बोलकर फोन बंद कर दिया, जबकि नेहा भी गुस्से से फोन फेंक कर फूट फूट कर रोने लगी। नेहा ने आसिया बेगम से मुआफी मांग ली थी और रुखसती के लिए हामी दे दी थी, लेकिन अब वो खुद खामोश हो गई थी। अनाया इधर ही रह रही थी, रहना तो सानिया भी चाहती थी, क्योंकि नेहा ने शादी के फौरन बाद लंदन चले जाना था, लेकिन इरहा की भी शादी थी, इसलिए इसे यहाँ रहना मुनासिब नहीं लग रहा था। क्योंकि सबीना बेगम अकेले सब मैनेज नहीं कर सकती थी, इसलिए वह घर चक्कर बनी हुई थी। दोनों तरफ कुछ इसकी कंडीशन भी ऐसी थी कि वो बहुत जल्द थक जाया करती थी। हमजा भी रात में ऑफिस के बाद आ जाता था और जो भी जरूरी काम थे वो सब कर रहा था। वैसे तो साहिर भी पेश पेश रहता था, लेकिन चूंकि इसकी अपनी बहन की शादी थी, इसलिए सिद्दीकी साहब इसे कोई काम नहीं कहते थे और इन्हें अपने दामादों को देखकर फख्र महसूस होता था, जो कि इन्हें बेटे की कभी फील नहीं होने देते थे और इनकी बेटियों को फूलों की तरह रखा हुआ था। वो अपने अल्लाह का लाख शुक्र अदा करते थे और अब नेहा के लिए भी दुआ करते थे कि इसका नसीब भी अच्छा हो।
शहीर भी इन्हें बिल्कुल अपने बेटों की तरह ही अजीज था, क्योंकि इसने भी कभी इन्हें अकेला नहीं छोड़ा था। दिन में दो चक्कर तो वह जरूर लगाता था, सिर्फ शादी के दिनों में ही नहीं बल्कि आम दिनों में भी। हाँ, शहीर ने अनाया पर इल्जाम लगाया था, इससे शादी से इनकार कर दिया था, लेकिन सिद्दीकी साहब ने इस बात को दिल पर नहीं लगाया था, क्योंकि हमजा ने इनकी बेटी को बेहद खुश रखा था। वो पुरसकून जिंदगी गुजार रही थी, तो फिर मलाल कैसा। अल्लाह ने जिसके साथ इसका मुकद्दर जोड़ना था जोड़ दिया, और किस्मत के फैसले कौन बदल सकता है। ये चंद दिन बहुत जल्द गुजर गए थे, तैयारियों में वक्त का पता ही नहीं लगा था। और आज मेहंदी का फंक्शन था, जो कि मैरिज हॉल में था, और कंबाइंड फंक्शन था, मतलब नेहा मूसा और इरहा जैन की मेहंदी थी। इरहा ने ग्रीन कलर में लहंगा चोली पहनी थी, जिसके साथ फूलों की ज्वेलरी थी, और जैन ने व्हाइट ड्रेस के साथ ग्रीन वेस्टकोट, जबकि नेहा ने मस्टर्ड लहंगा चोली के साथ फूलों की ज्वेलरी पहनी थी, और मूसा ने सूट के ऊपर मस्टर्ड कलर की वेस्टकोट पहनी थी। दोनों जोड़ियां ही कमाल लग रही थी, जो देखता एक दफा माशाल्लाह जरूर बोलता था। इशाल और अरसलान भी अपने बेटे अरशमाल के साथ आए थे। अरशमाल बहुत प्यारा बच्चा था, जिसके नकूश अरसलान और इशाल दोनों से मिलते थे, और अरशमाल काफी हेल्थी भी था, जिस पर अरसलान इसे मोटू मोटा आलू कहता था, जिस पर इशाल बहुत चिढ़ती थी। शहीर और अरसलान की दोस्ती बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कि बचपन से थी। अब भी वो साथ बैठते तो वक्त का अंदाजा ही नहीं होता था। हाँ, अगर कुछ बदल गया था, वो तीन की जगह अब दो थे, और दोनों ही दिल में तीसरे की कमी जरूर महसूस करते थे, लेकिन जबान से कहने की किसी में हिम्मत नहीं होती थी। और शहीर को जब याद आता था कि उमर ने इसके साथ क्या किया है, इसे उमर से शदीद नफरत महसूस होती थी, और साथ ही इसकी आंखें लब हो जाती थी, क्योंकि वो इसके साथ अगर कुछ करता तो वो इसे मुआफ भी कर देता, लेकिन इसने अनाया के साथ बहुत गलत किया था, जिस पर शहीर इसे कभी मुआफ नहीं कर सकता था, कभी भी नहीं। आज बारात का फंक्शन था, इसलिए सभी सबसे मसरूफ थे। दोनों दुल्हनों को पार्लर में भेज दिया गया था। दोनों के लहंगे ही डीप रेड कलर में थे, और तैयार होकर दोनों ही आसमान से उतरी हुई पर यह महसूस हो रही थी, जबकि दोनों दुल्हों की शेरवानियां ब्लैक कलर में थी, जिस पर रेड कलर में कुला था। दोनों ही अपने दराज कद में सबकी आंखों में नुमाया हो रहे थे। इनकी शख्सियत सबको सहर में मुब्तला कर रही थी, हर आंख में सिताइश थी। क्योंकि निकाह पहले ही हो चुका था, इसलिए दुल्हनों को डायरेक्ट स्टेज पर लाया जा रहा था। एक तरफ फरहान साहब और साहिर इराह का हाथ पकड़े स्टेज तक ला रहे थे, तो दूसरी तरफ सिद्दीकी साहब और शहीर नेहा का हाथ पकड़कर इसे अपने हसार में लेकर कदम कदम स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे। इराह करीब आई तो जैन ने हाथ आगे बढ़ाया। इराह ने नजर उठाकर जैन की तरफ देखा, और इसके पीछे खड़े हमजा को, जो अपना एक बच्चा गोद में उठाए जरदाद का हाथ पकड़कर खड़ा था, जिसकी नजरें सामने से आ रही अनाया की तरफ थी। इरहा ने अपना हाथ जैन के हाथ पर रख दिया और मुस्कुरा कर जैन को देखा, लेकिन जैन इसकी आंखों की नमी देख चुका था। मोहब्बत करना किसी के इख्तियार में नहीं होता हमजा, और मेरे इख्तियार में भी नहीं था, और जो एक दफा दिल में बस जाए, इन्हें दिल से निकालना भी मुश्किल होता है। और मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें दिल से निकाल सकूं, और अगर ना निकाल सकी तो एक अच्छी याद बनाकर अपने दिल में रखोगी, और अपने हमसफर के साथ हमेशा वफा निभाओगी, और जो यकीन तुम पर ना कर सकी वो अपने शोहर पर करोगी। एक गलती जो हम करते हैं, इससे हमें सबक मिलता है, और तुम पर यकीन ना करने पर जो सबक मुझे मिला है, वो मैं हमेशा याद रखूंगी। हर किसी की जिंदगी में किसी ना किसी चीज का पछतावा होता है, और मेरा पछतावा तुमसे मोहब्बत करना, लेकिन तुम पर यकीन ना करना है, और मेरे दिल की ख्वाहिश तुमसे मुआफ़ी मांगना है। क्योंकि मैं अभी भी तुम्हारी मुआफ़ी की तलबगार हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम मुझे मुआफ़ नहीं करोगे, और ज़िंदगी में कुछ ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। इरहा अपने हर बढ़ते कदम के साथ सोचती जा रही थी कि अचानक इसका पाँव लहंगे में अटका। वो गिरने लगी थी कि फौरन जैन ने थाम लिया। इरहा ने जैन की तरफ देखा। हाँ, यही तो है मेरा मुस्तकबिल, मेरा हमसफ़र, मेरी खुशी और गम का साथी, अल्लाह की तरफ से मेरे लिए चुना हुआ। इरहा ने तमाम सोचों को पीछे झटका, और जैन के हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत की, जो कि इसे लेकर सोफे पर बैठ गया। दूसरी तरफ नेहा के आगे मूसा ने हाथ किया, तो पहले तो इसने अपना हाथ ही नहीं बढ़ाया, फिर आसपास का ख्याल करते इसने मूसा को अपना हाथ दिया, लेकिन स्टेज पर जाते ही हाथ छुड़वाना चाहा, लेकिन मूसा ने मजीद हाथ जकड़ लिया कि नेहा को लगा वो इसका हाथ तोड़ देगा। दोनों के कबल्स के स्टेज पर बैठने के बाद कुछ रस्मों का सिलसिला शुरू हुआ, और फिर रुखसती।
घर वापस आने के बाद सारा कमरे में शहीर का इंतजार करने लगी, जो कि आहिल के साथ इसके कमरे में था। क्योंकि आहिल अब बड़ा हो गया था, इसलिए वो अलग कमरे में सोता था और रोज इसे शहीर सुलाता था। अगर शहीर को बिजनेस के सिलसिले में दूसरे मुल्क जाना पड़ता, तब आहिल अब फरहत बेगम के साथ सोता था। शहीर और फरहत बेगम ने आहिल को मोहब्बत ही इतनी दी थी कि वो सारा से ज्यादा इन दोनों के करीब था। शुक्रिया शहीर, इन सब खुशियों का जो मुझे आपकी वजह से मिली है, मेरे बेटे का इतना ख्याल रखने का। सारा ने सोचते हुए तमानियत के एहसास से आंखें मूंद ली। इतने में से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। सारा सीधी होकर बैठ गई, क्योंकि शहीर कमरे में आ गया था। अभी तक सोई नहीं, बल्कि चेंज भी नहीं किया। खैरियत? शहीर ने आबरू अचका कर पूछा। हाँ, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। वाह! आज इतनी अनायत मुझ पर कैसे? शहीन ने ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े होकर टाई की नॉट ढीली करते हुए कहा, क्योंकि अब वो चेंज करने का इरादा रखता था। सारा शहीर की पुष्ट पर आकर खड़ी हो गई और इसकी कमर पर सर टिकाकर अपने बाजू शहीर के पेट पर बांध लिए, जिससे टाई उतारते शहीर के हाथ एक लम्हे के लिए साकित हुए। बीवी, आज खैरियत तो है तुम्हारे? जानलेवा अंदाज मेरी जान आना ले ले। आज मुझे नाचीज पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? मेरी शर्मिली सी बीवी को। शहीर की आवाज पर सारा की हंसी कमरे में गूंजी। वो सीधी होकर शहीर का मुंह अपनी तरफ करके इसकी टाई उतारने लगी, जो कि गले में लटकी हुई थी, और शहीर के माथे पर बिखरे बाल ठीक किए। बदले में शहीर ने इसके दोनों हाथ पकड़कर चूम लिए। हाँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। अच्छा जी, तो क्या दिखाना चाहती है आप? शहीर ने सारा को करीब करते हुए कहा। सारा ने ड्रेसिंग टेबल से कुछ पेपर निकालकर शहीर को दिखाए। शहीर जैसे जैसे पढ़ता जा रहा था, लोगों पर मुस्कुराहट बिखरती जा रही थी। कॉन्ग्रेचुलेशन माई स्वीट हबी, यू आर गोइंग टू बी अ फादर। सारा ने शहीर के काल में बहुत खूबसूरत अंदाज में सरगोशी की। मैं बहुत खुश हूँ सारा, लेकिन ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं। मतलब आहिल अभी छोटा है। आहिल 6 साल का हो गया है। शहीर, डोंट वरी। शहीर ने सारा को अपने सीने में भेज लिया। थैंक यू सो मच सारा। शहीर को अपने सीने पर नमी का एहसास हुआ, तो शहीर ने सारा को खुद से अलग किया। क्या बात है सारा, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? शहीर, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे गलत मत समझेगा। मैं एक माँ हूँ, वसवसा आ ही जाता है दिल में। अपने बच्चे के बाद आप आहिल को भूल तो नहीं जाएंगे? इसे ऐसे ही प्यार दे गए जैसे देते हैं। ये तुमने कैसी बात कर दी सारा? क्या आहिल मेरा बेटा नहीं? क्या तुम अब भी हमें गैर समझती हो? है वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी। आहिल ही बेटा है। आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से ये बात ना सुनूं कि वो मेरा बेटा नहीं। इस तरह तुम मुझे हर्ट करती हो। सॉरी शहीर, रियली सॉरी, सारा ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा। तो शहीर को वो इतनी क्यूट लगी कि इसे अपने पास करके इसके दोनों गाल चूम लिए। बाहिल को देखकर आती हूँ, आप तब तक चेंज कर ले। सारा के कमरे से जाने के बाद शहीर ने अलमारी खोली और हैंग की हुई चाबियों में से एक चाबी निकाली। शहीर ने एक ड्रॉर में अपनी पर्सनल चीजें रखी हुई थी, और सारा की ये बहुत अच्छी आदत थी कि इसे टोह लेने की आदत नहीं थी। इसने कभी शहीर की पर्सनल चीजों को नहीं छेड़ा था। शहीद ने वो ड्रा खोला तो इसमें काफ़ी सारे गिफ्ट्स थे, जो कि अलाया इसके बर्थडे पर भेजा करती थी। वो बाकी घर वालों के गिफ्ट्स के साथ ही गिफ्ट भेजा करती थी, लेकिन शहीद हमेशा इसके गिफ्ट पहचान जाता था। शहीद ने तमाम चीज़ों को देखते हुए कुछ तस्वीरें निकाली, जो कि इसकी और अनाया की मंगनी के फंक्शन की तस्वीरें थी। शहीद ने एक तस्वीर देखी जहाँ इसने अनाया का हाथ पकड़ा था और अनाया ब्लश कर रही थी। शहीद का एक आंसू इस तस्वीर पर गिरा। कभी कभी इंसान अपने हाथों से घाटे का सौदा कर लेता है, और मैंने भी यही किया है अनाया। तो बेखौरा घाटे के सिवा कुछ नहीं, लेकिन शायद अल्लाह मुझ पर बहुत मेहरबान है जो इसने मुझे साराह दे दी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी ज़िंदगी पुरसकून नहीं, मेरी ज़िंदगी बहुत पुरसकून बनाई है सारा ने। मुझे औलाद की खुशी भी दे रही है। मुझे इससे बेइंतहा लगाव है। वो मेरी ज़िंदगी से चली जाए तो शायद मेरी खुशियाँ भी अपने साथ ही ले जाए, लेकिन मोहब्बत, और फिर शदीद मोहब्बत, एक ऐसा मौजी मर्ज है जिसको लग जाए वो तमाम उम्र इससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। मेरा दिल भी आज भी तुम्हें देखकर अपनी धड़कनें काबू में नहीं रख सकता, और मुझ पर आया होता है कि मैंने इतनी मोहब्बत किसी और से नहीं की जितनी कि तुमसे की है, और करता भी हूँ, पर तुम पर एतबार न कर सका। क्या फ़ायदा मेरी ऐसी मोहब्बत का? और कुछ पछतावे तो जिंदगी भर साथ रहते हैं, जब तुम मुझे देखकर भी अनदेखा करती हो और मुझे देखकर मुंह मोड़ लेती हो। तुम नहीं जानती कि मुझे
कितनी तकलीफ होती है ऐसे। लगता है जैसे कोई छुरी से मुझे ज़िबा कर रहा हो। लेकिन मैं जानता हूँ ये तकलीफ उस तकलीफ के आगे कुछ नहीं जो मैंने तुम्हें दी है। मैं तुम्हारी मुआफ़ी का तलबगार हूँ। लेकिन अनाया, शायद यही मुकद्दर है मेरा। मैं तुम्हारी मुआफ़ी की तलब लिए ही इस दुनिया से चला जाऊँगा। मेरा ज़मीर मुझे कचोके लगाता है और ज़मीर की मार बहुत सख्त मार होती है। तुम जहाँ भी जिसके साथ भी रहो बहुत खुश रहो। कोई गम तुम्हारे करीब ना भड़के। माजी की कोई बुरी याद तुम्हें कभी ना आए। और कोई शहीद भी था कभी तुम्हारी ज़िंदगी में, ये भी तुम भूल जाओ जो कि शायद तुम भूल चुकी हो। मैं तुम्हारे काबिल नहीं था अनाया, इसीलिए अल्लाह ने इसे चुरा जो तुम्हारे लिए बेहतरीन था। मैं भी बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, लेकिन कुछ अधूरी ख्वाहिशें दिल में किसको छोड़ जाती है। मैं अल्लाह से अपने साबित कदम रहने की दुआ मांगूंगा और ये भी दुआ करूंगा कि अल्लाह मेरे लिए तुम्हारे दिल में रहम डाल दे और तुम मुझे मुआफ़ कर दो। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर शहीद ने ड्रॉ में सारी चीज़ें वापस रखकर लॉक कर दी और अपनी नम आंखें साफ करके सारा की तरफ मुस्कुरा कर देखा, जो कि बेडशीट ठीक कर रही थी और अब चेंज करने चली गई। सारा वापस आई तो शहीन लाइट ऑफ करके बेड पर लेट चुका था। सारा भी अपनी साइड पर लेट गई, जिसे शहीन ने खींचते हुए अपने पास कर लिया और इसके बालों में मुंह छुपाया। बहुत थक चुका हूँ यार, आज सुकून से सोने दो, शहीन ने सारा का हाथ अपने सर पर रखते हुए कहा, जिस पर सारा इसके सर में उंगलियां चलाने लगी ताकि इसे सुकून मिले। मैं जाती हूँ शहीन, आपने अपनी सुर्ख नम आंखें छुपाने के लिए लाइट ऑफ की है और सोने लगे हैं ताकि मुझे पता ना चल सके। लेकिन मैं तो एक नज़र में ही आपका दर्द पहचान लेती हूँ। महबूब का कोई नेमल बदल नहीं होता। बेशक आपको इससे बेहतर भी मिल जाए, ये बात सिर्फ वही जानता है जिसने खुद मोहब्बत की हो। आपको सुकून इसलिए नहीं मिल रहा कि आपने अपनी मोहब्बत को खुद खोया है, जबकि मेरी मोहब्बत को अल्लाह ने ले लिया है, जिस पर मुझे सब्र आ गया है। सारा ने दिल में सोचा और कुछ बातें हम दिल में ही रखें तो ही बेहतर होती हैं। वो दोनों एक दूसरे का दुख दर्द पहचानते थे, इतना ही काफ़ी था। सारा ने देखा शहीर सो गया है। इसने शहीर के माथे पर लब रखे, जिस पर शहीर के लब मुस्कुराए और इसने सारा को खुद में भेज लिया। फाइनल पार्ट 4 दिन बाद इंशाल्लाह। तो प्यारे रीडर्स, ये रही आज की एपिसोड। एपिसोड अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर इंशाल्लाह 4 दिन बाद। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।